नमस्कार। तो देखिए, आप जानते हैं कि पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचपीजीके के, और 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के पूछे जाएंगे। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन के 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के, और 30 नंबर के सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीटी का एग्जाम हो गया, उसमें आपकी हेल्प करेगा। एलाइड के एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है वो डबल क्वांटिटी में जो है पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी हेल्प होगी। तो डेफिनेटली जो भी आने वाला एग्जाम है वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं इन विच मंथ इज अ थॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहली तो बात, ये थॉन फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। थॉन फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति रीजन में जो है वो मनाया जाता है। अब ये बोलते हैं कि कौन से मंथ में जो है, कौन से महीने में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति का ये फेस्टिवल है, ये अप्रैल के महीने में लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे हम मिशन एलाइड में इसको डिटेल से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेस्टिवल कब कब मनाए जाते हैं। अब एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैं आपको कि अगर लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो कौन कौन से हैं। तो लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल में देखो, एक तो लोसर फेस्टिवल आता है जो कि बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा मनाया जाता है, चाहे वो किन्नौर के हो गए चाहे वो लाहौल स्पीति के हो गए। उसी तरह आपने हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आपने शिशु मेला लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है, गोची मेला लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है, पूरी मेला लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है। ये सारे मेले यहाँ पर मनाए जाते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इलेक्टेड टू दी हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। 1963 ये वही ईयर है जब हिमाचल की विधानसभा को फिर से रिवाइव किया गया था। तो 1963 में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार तो 1952 में बने थे, 1956 तक रहे थे। अब जब 1963 में ये दूसरी बार बने थे, तो ये कहाँ से जो था वो चुनकर आए थे, कौन सी विधानसभा से ये चुनकर आए थे। तो ये जो था वो संगड़ाह, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संगड़ाह विधानसभा से चुनकर आए थे। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की ये संगड़ाह विधानसभा थी जहां से ये चुनकर आए थे। 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। तीसरी बार फिर से इलेक्शन हुए 1967 में। 1967 में फिर से ये मुख्यमंत्री बने, तो उस टाइम ये रेणुका से जो था वो चुनकर आए थे। ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर से 1972 में इलेक्शन हुए, तो 1972 में जो था ये फिर से रेणुका से ही चुनकर आए थे। ये आपने नोट करनी है बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर द लाइवस्टॉक सेंसस 2019 व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक इन कैटल पॉपुलेशन इन कंट्री। तो बोलते हैं कि जो लाइवस्टिक सेंसस हुआ, पशुधन जनगणना हुई 2019 में, इसमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक रहा। मवेशियों की अगर आबादी के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, तो देखो मवेशी यानी कि लाइवस्टॉक जो है ना, उन कैटल जो है ना, कैटल पॉपुलेशन में, मवेशी पॉपुलेशन में जो है वो हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा 20th। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 20वां रैंक हिमाचल का यहाँ पर रहा। यहाँ पर वही थोड़ा सा लिखा गया है कि 2019 की जो लाइफ स्टॉक सेंसस हुई उसमें 0.82% शेयर जो था वो जो है हिमाचल प्रदेश का है पूरे इंडिया में। और अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री की, तो देखो पोल्ट्री का जो है ये 0.16% जो है ये है, तो पोल्ट्री का 0.16% है। इसी तरह अगर हम रैंक की बात भी करते हैं तो कैटल पॉपुलेशन में 20th रैंक है, पोल्ट्री पॉपुलेशन में हिमाचल का 27th रैंक है। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है एग्जाम में, और हमने बहुत पहले का ये डिस्कस कर रखा है मिशन एलाइड में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर डिड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रेफर टू स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू शिमला। देखो लॉर्ड डलहौजी जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो था वो इंट्रोड्यूस की थी, जिसके कार्यकाल के दौरान पहली रेलवे लाइन भी जो था वो 1853 में चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाना। वो जब भी शिमला आता था तो वो कहाँ पर रुकना पसंद करता था, तो वो चीनी में रुकना पसंद करता था। चीनी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चीनी उसका पसंदीदा जो था वो जगह थी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑनर्ड विद तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड परशुराम अवार्ड। हिमाचल की इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। ये दोनों अवार्ड, एक तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार और एक परशुराम अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड किसको मिल चुके हैं, ये दोनों ही अवार्ड डिक्की डोलमा को मिल चुके हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 48 मेगावाट बड़ा खंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि ये 48 मेगावाट की बड़ा खंबा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़ा खंबा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। बड़ा खंबा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका
किन्नौर सही आंसर है। हम हिमाचल की इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं जिनकी कैपेसिटी खास तौर पर एग्जाम पर पूछी जा सकती है, जैसे कि सावड़ा कुड्डू परियोजना हो गया। सावड़ा कुड्डू परियोजना की कैपेसिटी 111 मेगावाट है। सैंज परियोजना हो गया, सैंज परियोजना की कैपेसिटी 100 मेगावाट है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना हो गया, 400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। रेणुका जी परियोजना हो गया, 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नक्तान परियोजना हो गया, 460 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो इन परियोजनाओं को ज़रूर ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताई। इनकी कैपेसिटी ही क्यों बताई गई, क्योंकि कैपेसिटी ही स्पेसिफिक रूप से जो था वो एक जगह इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई थी, तो हमने कैपेसिटी ही जानी, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा तो वो मैच करने को कैपेसिटी इनकी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज सांभर्स एली इन द वॉर ऑफ देवदास द किंग ऑफ आर्यन। तो बोलते हैं कि आर्यों के राजा देवदास के साथ हुए युद्ध में सांभर का सहायक कौन था। तो आर्यों के राजा देवदास के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सांभर के सहायक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन था, वर्ची था। वर्ची ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वर्ची ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसको IIIT भी कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऊना में अगर हम बात करते हैं तो देखो ऊना हमीरपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो आता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अकेले ऊना में ही अगर हम बात करें कि कितनी विधानसभा की सीट जो है वो आती हैं, तो ऊना भी इम्पोर्टेंट है राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊना से जो है वो कितनी पाँच जो है वो सीटें आती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 5 सीटें यहाँ से विधानसभा की जो है वो आती हैं। और अभी इलेक्शन चले हुए हैं तो मैं इस क्वेश्चंस को जो है तभी इस तरह से बता रहा हूँ। अगर हम बात करें साथ ही साथ IIT की, तो IIT कहाँ पर है, IIT जो है वो मंडी में पड़ता है। IIT मंडी में है। IIM की बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। एम्स की बात करते हैं तो एम्स भी हिमाचल प्रदेश में है। एम्स जो है वो कोठीपुरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कर्थी डांस फॉर्म इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कर्थी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से परफॉर्म की जाती है। कर्थी, अगर इस डांस की बात करते हैं कि ये डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये कुल्लू में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए जी, ये कुल्लू में परफॉर्म किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है कर्थी नृत्य के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पीशू माउंटेन पीक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये पीशू माउंटेन पीक जो है वो पड़ती है। हाँ, ये माउंटेन पीक कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। इसका एल्टीट्यूड पूछा जा सकता है, इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर एक एंगल से जो है ये पीशू माउंटेन पीक जो है वो ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ पर जो है वो पड़ती है, तो पीशू माउंटेन पीक जो है वो किन्नौर में पड़ती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो इसका एल्टीट्यूड पहले तो किन्नौर ध्यान रखिए, 5672 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना। हमने पिछले कल भी कुछ एक माउंटेन पीक्स पढ़ी थी, तो उनको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, वो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने किन्नर कैलाश पढ़ा था, किन्नर कैलाश का एल्टीट्यूड 6500 मीटर है, वो आपने ध्यान रखना है। हमने जो है वो जोरखा डेन पढ़ा था, जोरखा डेन का एल्टीट्यूड है 6473 मीटर, वो आपने ध्यान रखना है। हमने गेफांग पढ़ी थी, गेफांग का एल्टीट्यूड है 6400 मीटर, वो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी, हमने सिल्ला पीक सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी, जिसका एल्टीट्यूड 7025 मीटर जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो गेफांग गे हमने पढ़ी थी साथ में ही। गेफांग गो, ये दो है ना चोटियाँ, एक तो गेफांग है जो कि 6400 मीटर पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। एक गेफांग गोह भी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन दोनों को ही, इनमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए। एक है GEYPAH गेफांग ANG गेफांग, इस तरह से, तो इसका एल्टीट्यूड 6400 मीटर आ जाता है। एक कौन सी है, दूसरी है गेफांग गोह, GE, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ पूरी तरह से ताकि आपको इसका एल्टीट्यूड याद रह जाए। GEPANG और गोह है साथ में GOH। इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो इसका एल्टीट्यूड 6050 मीटर है, 6050 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये अलग अलग पता चल गया। इस तरह से 2-4 बार हम और भी रिवाइज करेंगे इनको, ये याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज इन प्राइवेट सेक्टर। तो इनमें से कौन सी परियोजना प्राइवेट सेक्टर में है।
तो इनमें से जो है वो कौन सी परियोजना प्राइवेट सेक्टर में है, इनमें से ये जो बुधिल परियोजना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये बुधिल परियोजना जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये बुधिल परियोजना जो है वो बुधिल परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बुधिल परियोजना जो है वो लगभग 70 मेगावाट की 70 मेगावाट की ये परियोजना है। कितने? 70 मेगावाट की ये परियोजना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ती है, रावी नदी बेसिन पर जो है ये पड़ती है। बुधिल आपको पता है रावी की ही एक सहायक नदी है, तो वो भी पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पास ज्वाइन चंबा एंड भटियात, तो इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो चंबा को भटियात के साथ जो है वो जोड़ता है। देखो, चंबा को भटियात के साथ जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है? चंबा को इनमें से जो भटियात के साथ दर्रा जोड़ता है वो है यहाँ पर बसोदन दर्रा। बसोदन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दुलची दर्रा दिया गया है, तो ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? देखो, दुलची दर्रा जो है वो इम्पोर्टेंट दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, और ये दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? ये जो है वो कुल्लू को मंडी साइड या मंडी को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर भूभू दर्रा जो है वो दिया गया है, ये जोगिंद्रनगर कुल्लू को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर तेम्पोला दिया गया है, तेम्पोला किसको किसके साथ जोड़ता है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि तेम्पोला दर्रा कहाँ पर स्थित है, किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। रिवीजन आपका भी साथ में हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द टोटल मोटरेबल रोड इंक्लूसिव ऑफ जीपेबल और जो ट्रैक है टिल दिसंबर 2022 इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 तक कुल जो मोटर योग्य सड़कें हैं, चाहे वो जीप योग्य हो गई चाहे वो ट्रैक सहित हो गई, वो कितनी हैं? वो हैं 41,048 किलोमीटर हैं। ये दिसंबर 2022 तक का डाटा हमारे पास यहाँ पर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बोलते हैं नेशनल बायोलॉजिकल लैब इज लोकेटेड इन एट विच प्लेस। तो नेशनल बायोलॉजिकल लैब, ये राष्ट्रीय जैविक लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर सिख अटैक्ड बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। सिखों के द्वारा बिलासपुर पर कब अटैक किया गया था? तो ये 1656 में किया गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ये साक्षरता दर जो है वो पूछा गया है। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था 82.80। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो था वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। पहले तो हम जानेंगे लाहौल स्पीति का साक्षरता दर जो कि 76.80% जो था वो था, ये आपने ध्यान रखना है। अब साथ में आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमीरपुर का था वो कितना था? वो था 88.20%, वो भी आपने ध्यान रखना है। हमीरपुर का भी साक्षरता दर 88.20 ये हमीरपुर का था। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन चलता है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले डिस्कस नहीं हुए हैं, कुछ एक क्वेश्चन कुछ एक हुए भी हैं। तो अभी आप कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। 15 क्वेश्चन HPGK के हम ठीक कर चुके हैं डिस्कस, 15 क्वेश्चन जो है अब आगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के करेंगे डिस्कस। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनके साथ अनसॉल्व्ड पार्ट जो था वो पहले ही ये शेयर किया जा चुका है टेस्ट सीरीज ग्रुप में, तो वो वहाँ से उसको पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि पीजीटी के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम अब बच गया है। कुछ दिनों के लिए सारी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है, फ़ोन भूल जाइए, एक्स्ट्रा चीज़ें भूल जाइए, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो देखिए, फ्यूचर की बात है और दिन रात एक कर दीजिए। अब तो जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका ही भला होगा, और एक बार एग्ज़ाम हो गया, अच्छी प्रैक्टिस की होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया ना, तो सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी और टाइम ही टाइम भी होगा। तो पेपर 1 की बात कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आफ्टर विच वर्ल्ड क्राइसिस द किन्शियन थ्योरी एमर्ज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो बोलते हैं कि किस विश्व संकट के बाद जो था वो अर्थशास्त्र में जो था वो ये किन्शियन सिद्धांत जो था वो उभरा था। अगर हम इस किन्शियन सिद्धांत की बात करते हैं कि ये जो था वो किस विश्व युद्ध के बाद जो था कब जो था ये उभरा था, तो ये जो था वो आफ्टर जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था उसके बाद ही उभरा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
देखो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो था वो किसी के नाम पर दिया गया होगा। तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैन्यार्ड किन्स, उनके नाम पर जो था ये दिया गया था। उनके द्वारा ये थ्योरी जो था वो डेवलप की गई थी। ये जो किन्सियन थ्योरी थी ये क्या कहती, तो इसमें कहा जाता था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है इकोनॉमी में अपनी एक्टिव पॉलिसीज़ के साथ जो था उसको एंटर करना चाहिए, अपनी एक्टिव पॉलिसीज लाकर जो है वो इकोनॉमी में एंटर करना चाहिए, जिससे डिमांड को पूरा किया जा सके और जो एक रिसेशन इकोनॉमी में आता है उस रिसेशन को जो है वो उस रिसेशन से बचा जा सके। तो इस तरह के सिद्धांत इसमें दिए गए थे। ये किन्सियन सिद्धांत था। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं इस तरह से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेड द हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर फर्स्ट टाइम। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो था वो बनाया गया था। अगर देखो साइंटिस्ट की बात करते हैं जिनके द्वारा सबसे पहले ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यूएसए के ये साइंटिस्ट थे और 1952 में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1952 में जो था वो इनके द्वारा ये बनाया गया था। अब कौन से ईयर की ये बात रही होगी जब ये बनाया गया था हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हम एक नाम पढ़ते हैं एडवर्ड टेलर का नाम। एडवर्ड टेलर का नाम हम पढ़ते हैं कि एडवर्ड टेलर के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी जो था वो की गई थी। तो एडवर्ड टेलर का नाम आपने ध्यान रखना है। यूएसए 1952 एडवर्ड टेलर, ये नाम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी ओशियन द आइलैंड ऑफ माल्टा इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि कौन से सी में जो है वो आइलैंड ऑफ माल्टा जो है वो स्थित है। अगर बात की जाए आइलैंड ऑफ माल्टा की कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मेडिटेरियन सी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मेडिटेरियन सी में ये स्थित है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। देखो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सी कंट्री है। अगर हम बात करते हैं ना फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की, तो वो है जापान। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखो सबसे पहले तो यूएसए आ जाता है, यूएसए के बाद चाइना दूसरे नंबर पर आ जाता है, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पर ये जापान हो गया। पांचवें नंबर पर आता है अपना देश भारत, ये आपने ध्यान रखना है। छठे नंबर पर यूके जो है वो आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। सातवें नंबर पर फ्रांस आता है, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज जो है वो हैं जिनके जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये क्वेश्चन तो पहले डिस्कस हुआ है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर रहा, 159 रैंक इसमें रहा भारत का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही दिया गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जो हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। 159 रैंक रहा 2024 में, 180 कंट्रीज में जो था ये रहा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्कोर की, तो 36.62 से 31.28 स्कोर जो है फेल किया है, इनके नीचे गिरा है इंडिया का स्कोर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड ऑन द टॉप 3 ऑफ द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो टॉप 3 कंट्रीज आपको यहाँ पर बतानी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन कौन सी रही। तो एक तो नॉर्वे रही सबसे पहले, नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क रही, तीसरे नंबर पर ये स्वीडन कंट्री रही। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप की 3 आपने कंट्रीज जान ली जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रही 2024 में। यहाँ पर वही लिखा गया है, पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर ये स्वीडन रहा। इंडिया के नेबर में बात करें तो पाकिस्तान का यहाँ पर 152 रैंक रहा। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का 15, नेपाल का 74, मालदीव्स का 106, अफगानिस्तान की बात करें तो 178 रहा, बांग्लादेश की बात करें तो 165 रहा, म्यांमार की बात करें तो 171 रैंक रहा। तो ये रैंक रहे अलग अलग कंट्रीज़ के जो इंपॉर्टेंट है जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली विद विच अफ्रीकन कंट्री एनपीसीआई साइंड एंड एग्रीमेंट फॉर यूपीआई लिंक इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ एनपीसीआई ने जो था वो यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान सेवा के लिए एक समझौता किया है कि हम वहाँ पर भी जो है वो ऐसी सेवा डेवलप करके देंगे, ऐसी सेवा यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है ये, नाम्बिया कंट्री है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अलाइड सर्विसेज का एक अच्छा मौका है। अगर पीजीटी का अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई है या फिर आप जो है वो अभी नहीं इसके लिए एलिजिबल थे, तो अलाइड सर्विसेज का मौका तो आपके पास है ही है। अलाइड सर्विसेज देखो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, परंतु प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है।
और वही चीज़ें सक्सेस दिलाएंगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम लेकर आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मुल्ला पेरियार डैम हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में जो है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, एक लंबित जो है वो मुद्दा है। मुल्ला पेरियार डैम की अगर हम इशू की बात करते हैं तो ये जो है वो तमिलनाडु और केरल के बीच में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इनके बीच में जो है ये चलता आ रहा डिस्प्यूट है एक। ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो उलझी रहती हैं इस इशू को लेकर। तो मुल्ला पेरियार डैम का इशू आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लेबर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मई महीने की पहली ही तारीख जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाई जाती है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। यहाँ पर वही थीम दी गई है, इसकी थीम थी इसकी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। ये है इसकी थीम 2024 के लिए, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट इसकी थीम रखी गई है। वर्ल्ड ट्यूना डे भी मनाया जाता है, ट्यूना मछली है एक, उसके लिए मनाया जाता है, तो ये जो है वो 2 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है, अभी हम इंडेक्स ऊपर पढ़ रहे थे परंतु वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी साथ में मनाया जाता है, ये मई महीने की 3 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो बोलते हैं कि नवरत्न स्टेटस अभी हाल फिलहाल में जो है वो दिया गया है, तो वो कौन सी इनमें से कौन सी कंपनी को जो है वो दिया गया है? तो ये IREDA को जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। IREDA को EDA को दिया गया है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा जो है ये नवरत्ना स्टेटस अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को ये दिया गया है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत स्थापना हुई थी। तो ये सब इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की अभी नेशनल एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है? नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ जो है वो किसको बनाया गया है? आपने ध्यान रखना है, ये करीना कपूर को बनाया गया है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ की बात करें कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूनिसेफ का पूरा नाम पहले तो ध्यान रखना है कि यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में जो है वो स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर भी हो गया साथ में, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए यूनिसेफ के बारे में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर इन विच आइलैंड ऑफ जापान द एनर्जी ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन इज बैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने उस टाइम भी बताया था, आज फिर से बोलता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो जापान का कौन सा ये द्वीप है जहाँ पर महिलाओं का जो प्रवेश है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जापान का जो है वो ओकिनोशिमा जो है, ये ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ओकिनोशिमा आइलैंड है जहाँ पर महिलाओं की एंट्री जो है वो बैन की गई है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी के बारे में पूछा गया है। बोलते हैं हु एस्टेब्लाइज्ड द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी को किसने एस्टेब्लाइज किया था? गदर पार्टी को लाला हरदयाल जी के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, लाला हरदयाल जी के द्वारा स्थापित किया गया था, परंतु कौन से ईयर में किया गया था? ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि लाला हरदयाल जी ने कब गदर पार्टी को जो था वो स्थापित किया था, कौन सा वो ईयर था जब इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस चाइना बाउंड्री विद चाइना। तो चाइना के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं? देखो चाइना के साथ अपना हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो जहाँ पर हिमाचल नहीं है उसको तो पहले हटा दो, पहले ही ऑप्शन में हिमाचल है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर भी हिमाचल है, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल नहीं है, तो इसको हटा दो। चौथे ऑप्शन में हिमाचल है, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बच गई हैं। हम पढ़ते हैं कि हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड भी जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तराखंड भी तीनों जगह हमें दिख रहा है। लद्दाख हम पढ़ते हैं कि चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो लद्दाख ऑप्शन डी में नहीं है, इसको भी ऑप्शन डी में भी लद्दाख है, तो ऑप्शन डी भी रहेगा, सभी में लद्दाख भी है। लद्दाख के अलावा जो है वो सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ। अब सिक्किम जो है वो ये भी सभी ऑप्शंस में है। सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर नहीं है उसको हटा दो, दूसरे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, हमने बहुत बार सुना है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक विलेजेस को जो है वो चाइना अपना नाम दे देता है, अपने चाइनीज़ नाम दे देता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं,
तो यहाँ पर क्या एलिमिनेट होगा, नागालैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो नागालैंड को भी हटाइए, ऑप्शन ए भी हट जाएगी। तो हमारे पास जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आ जाते हैं। इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ बाउंड्री लगभग 3488 किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। और ये स्टेट्स आपको पता चल गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करती है वो आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tallexam31 और टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।